ब्यूटीफुल स्टोरी। आज एक बढ़िया सी कहानी के साथ शुरू करते हैं। एंड द स्टोरी आई एम गोना टोल्ड यू अबाउट इज ऑफ रॉबर्ट एलन। सो रॉबर्ट बॉब के नाम से ज्यादा फेमस है ये, तो इनके बारे में बताता हूँ आपको। अभी कुछ लोग एंट्री मारने ही लग रहे हैं। तो बॉब एक्चुअली रियल एस्टेट इन्वेस्टर थे और 80s में काफी पॉपुलर पर्सनालिटी रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, एक बुक लिखी और बुक का नाम लिखा इन्होंने नथिंग डाउन। नथिंग डाउन इनका मेन हेड टाइटल था। मेनली उसमें था क्या बुक में, उस बुक में ऐसा कुछ कहा गया कि भैया आप अगर इस बुक को पढ़ते हैं तो इसमें वो सारी टेक्निक दे रखी है कि आप कहीं पे भी जाके रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी वगैरह खरीद लो। नथिंग डाउन से मतलब है आप कुछ भी पेमेंट अपने पास रखने की जरूरत नहीं है, आपकी जेब में कोई रुपया नहीं है तो अभी आप रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज वगैरह खरीद सकते हैं। इस तरह की टेक्निक्स इसमें बताई थी अगर आप रियल एस्टेट इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो जब उन्होंने ये बुक अपने पब्लिशर को दिखाई तो पब्लिशर बोला जो उसका जो 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 उसकी जो टाइटल था, जो हेडलाइन थी, नथिंग डाउन बाय एनी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी विदाउट पेमेंट। आपके पास भले पेमेंट होना हो, आप रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज वगैरह खरीद सकते हैं ऐसा कुछ। तो उसका जो पब्लिशर था मेन, उसने कहा यार आप ये जो टाइटल लेकर आए हो बुक का, क्या सच में ऐसा पॉसिबल है? और अगर हम इस तरह की बुक पब्लिश करेंगे तो लोग इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ तो हमारी कंपनी के ऊपर बात आएगी कि आप कुछ भी छाप देते हो। भाई थोड़ा सा तो देखभाल के करो। तो बॉब ने कहा, रॉबर्ट एलन की जो बात बता रहा हूँ, बॉब के नाम से ज्यादा फेमस था वो। बॉब बोला मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ सर, आप एक काम करो, मुझे $100 दो। बस $100 से प्रॉपर्टी नहीं खरीदी जाती, वो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए नहीं है। बस इतना कि मैं कहीं पे भी जा सकूं, काम वाम कर सकूं, खा पी सकूं, और मुझे कहीं पे भी भेज दो, आप किसी भी शहर में भेज दो और मैं आपको प्रॉपर्टी खरीद के दिखा दूंगा। उसका जो पब्लिशर था बड़ा इम्प्रेस हुआ, बोले कितने टाइम में प्रॉपर्टी खरीद के दिखा दोगे आप? तो रॉबर्ट बोलते हैं पता नहीं कितने टाइम में, पर मैं करके दिखा दूंगा आपको। बोले फिर भी कुछ तो टाइम बताओ। बोले कि वन एक दो दिन में। बोले 1 या 2 दिन फिक्स बताओ। रॉबर्ट बोलते हैं 72 आवर्स, मतलब 72 घंटे दीजिए आप मुझे, 3 दिन का टाइम दीजिए, मैं आपको प्रॉपर्टी खरीद के बता दूंगा। तो ऐसा चूंकि उनका बड़ा अच्छा नाम था, फेमस नाम था, तो उनके पब्लिशर ने उनसे ऐसा कुछ नहीं कहा कि भाई आप जाओ और जाके खरीदो। लेकिन उनके इस कमिटमेंट से वो बड़े ही खुश हुए। बोले अच्छा अगर आप ऐसी बात कर रहे हो और ऐसा अगर कर सकते हो तो अगर कोई भी बात आएगी आपकी बुक पब्लिश होने के बाद और किसी ने ऑब्जेक्शन किया तो उसको आप ही हैंडल करना, हम आपकी बुक छाप दे रहे हैं आपके नाम पर। बस क्या कर दिया गया भाई, उस बुक को छाप दिया गया। उनको कॉन्फिडेंस था बहुत अच्छा खासा कि मैं इस काम को कर सकता हूँ, नथिंग डाउन के जरिए भी मैं प्रॉपर्टीज खरीद सकता हूँ। अभी उनकी बुक पब्लिश हो गई और अच्छी खासी बिकी भी, धुआंधार बिकी, बहुत फेमस हुई और बेस्ट सेलर में रही वो बुक। और कहा जाता है न्यूयॉर्क बेस्ट सेलिंग की लिस्ट जो होती है उसमें 46 हफ्ते तक नंबर 1 बनी रही वो बुक और धुआंधार रॉयल्टी आई। अब उस एक बुक ने उनके करियर को बहुत अच्छा खासा बना दिया, वेयर ही वेंट फॉर टेकिंग अ रिस्क। उनके अकॉर्डिंग रॉबर्ट कहते हैं अपनी इसको, बॉब कहते हैं कि भाई मैंने तो एक रिस्क लिया था, और रिस्क का नेचर ही ऐसा कुछ होता है कि वो पॉसिबल होगा भी और नहीं भी होगा। बट मैंने एक चैलेंज के साथ रिस्क लिया और वो रिस्क मेरा काम कर गया, और 46 हफ्ते मेरी बुक नंबर 1 रही, लोगों को इतनी पसंद आई, धुआंधार खरीदी गई, धुआंधार उसको मुझे रॉयल्टी खूब आई उसकी, मैं मुझे अमीर बना के रख दिया उस बुक ने। अभी यहाँ तक तो ठीक था, सब बढ़िया चल रहा था, लेकिन जो डर था पब्लिशर को, वो डर एक दिन पूरा हो गया। एक अच्छा फेमस जो न्यूज़पेपर था उसके किसी रिपोर्टर ने उस कंपनी में फोन किया जिन्होंने पब्लिश की थी। उन्होंने बोला भाई आपने इस बुक को पब्लिश किया है, क्या ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए है, इसमें कुछ हकीकत भी है? मतलब क्या सच में ऐसा पॉसिबल है कि बिना कुछ भी आपके पास पॉकेट में पैसा नहीं है और यू कैन गो फॉर बाइंग एनी ऑफ द प्रॉपर्टी? तो जैसे कि भी बात हुई थी स्टार्टिंग में, पब्लिशर ने ये प्रॉब्लम आगे बढ़ा दी रॉबर्ट के पास, भाई आप ही झेलो, आपसे बात, हमने इस बात को पहले भी रखा था। अब रॉबर्ट ने खुद भी इस काम को नहीं करके देखा था, ही टुक ओनली द रिस्क। तो रिपोर्टर से जब बात हुई तो उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है, और कोई भी इस बुक को पढ़ेगा तो वो सीख सकता है किस तरह से विदाउट पेमेंट के खरीदा जा सकता है। तो उन्होंने कहा भाई किसी को छोड़िए, मुझे आप करके दिखाओ। रिपोर्टर ने बोला कि मुझे आप करके दिखाओ इस काम को। तो रोबोट बोलते हैं हाँ डेफिनेटली मैं इसको करके दिखाऊंगा, पर आजकल मैं बिजी चल रहा हूँ, कभी जब मैं फ्री होऊंगा तब आपसे बात करता हूँ। लेकिन वो रिपोर्टर जो बड़ा सीरियस था, उसने सोच के रखा हुआ था कि मुझे इसको नीचा दिखाना है, ये फ्रॉड कर रहा था, ये कुछ नहीं था, बेवकूफ बना रहा था अपनी किताब को ज्यादा से ज्यादा सेल करवाने के लिए। तो रिपोर्टर उसके पीछे पड़ गया, नहीं भाई आपको मुझे करके दिखाना पड़ेगा, आप अगर शो नहीं कर सकते तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, द बुक वॉज फ्रॉड नथिंग एल्स, और फिर ये पूरी मीडिया में छपेगा। तो रोबोट
उसने कहा चलो ठीक है, उसके दिमाग में एक ही बात रहती थी, चलो ठीक है रिस्क लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अंदर से तो डरा हुआ था, भयंकर डर लग रहा था, और कोई बात नहीं, जो भी डर हो बोले करते हैं। आप एक काम करो, मुझे $100 दीजिए और आप ही मेरे साथ चलना, और जहाँ पे कहो जिस भी शहर में मुझे ले जाना चाहो वहां पे मुझे आप ले चलो, और मैं 3 दिन के अंदर आपको प्रॉपर्टी खरीद के दिखाऊंगा। प्लान हुआ, डिसाइड हुआ कुछ टाइम दिनों के बाद का, और ये जो चैलेंज आया, क्योंकि रिपोर्टर ने इस चैलेंज को दिया था, तो अच्छा खासा इसको मीडिया कवरेज मिल गया शुरुआत में। अभी तक कुछ हुआ नहीं है, पर मीडिया कवरेज इसको अच्छा खासा मिल गया, और खूब अखबारों में छपा के ऐसे ऐसे करके चैलेंज लिया गया है, और बिना पैसों के उसको वो प्रॉपर्टी खरीद के दिखाएंगे। अब जब ये चैलेंज का दिन आया तो अच्छा खासा फेमस हो चुका था, चारों तरफ इसकी बात हो रही थी। बॉब और वो रिपोर्टर गए किसी दूसरे शहर में, और वहां पे जाने के बाद वो एक जगह पे रुके, रिपोर्टर आराम करने लग गया, बॉब ने सीधा अपना काम करना शुरू किया। अब जो टेक्निक्स थी वो तो यहाँ पे नहीं बताई उन्होंने, वो तो बुक पढ़ के मालूम पड़ेगा क्या टेक्निक्स यूज की। और उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, जल्दी से उन्होंने वहाँ की टेलीफोन डायरेक्टली उठाई और फोन करना स्टार्ट कर दिए, और जो भी क्लाइंट से बात हो रही थी उनकी, उनको वो अपनी बातें, अपना जो भी प्रपोजल था वो देना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने 1 मिनट का टाइम वेस्ट नहीं करा। उनके दिमाग में एक बात चल रही थी, बॉस कि अगर मैं फेल हो गया तो मेरी आज तक की सारी रेपुटेशन खराब हो जाएगी और मेरे ऊपर फ्रॉड का इल्जाम लग जाएगा, जेल भी जाना पड़ सकता है। तो 1 मिनट का भी टाइम वेस्ट किए बिना ही जस्ट केप्ट ऑन मेकिंग कॉल, केप्ट ऑन मेकिंग कॉल, केप्ट ऑन मेकिंग कॉल, और टाइम बीतते 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 शाम तक होने तक, 24 घंटे बीतने तक, उन सारी चीजों से एक आध जगह से उसको पॉजिटिव एस्पेक्ट दिखाई पड़ने लग गया। और अगले दिन की सुबह जब हुई तब तक तो वो अपनी सारी डील भी साइन कराया था, और एक प्रॉपर्टी खरीद के उसने रख ली। जब उसने जाके रिपोर्टर को दिखाई कि देखिए पेपर ये रहे, मैंने डील साइन कर ली, प्रॉपर्टी मैंने ले भी ली, तो रिपोर्टर अब हार तो गया था, लेकिन अब उसके दिमाग में ये था, यार मैं हार तो गया हूँ, अब ये देखते हैं कि अभी आपका चैलेंज तो पूरा बचा ही हुआ है, 72 घंटे तो पूरे हुए नहीं है, तो अब ये और देखते हैं कि अगर आप खरीदना चाहो तो 72 घंटे में कितनी प्रॉपर्टीज आप खरीद सकते हो। अब हार ही जाऊं तो अच्छी तरीके से हारूं भाई, रिपोर्ट तो छपनी छपनी है चैलेंज में, ये तो आएगा आएगा मैं हार गया हूँ, तो फिर अब यही देख लेते हैं कि कितना ज्यादा किया जा सकता है। तो उसने बॉब को, अब जो पहले उसके खिलाफ था बॉब के रिपोर्टर, अब उसका चीयर लीडर बन गया, बोले कि अब जाओ खरीदो प्रॉपर्टी, और जस्ट वांट टू चेक आउट कि कितना मैक्सिमम हो सकता है। और बॉब 3 दिन तक उस काम को करता रहा, 72 घंटे का चैलेंज लिया था, और 72 घंटे में उसने 7 प्रॉपर्टीज खरीदी, 7 प्रॉपर्टीज। जब 3 दिन के बाद ये खबर आई और मीडिया में छपी, बॉब बिकेम अ काइंड ऑफ, मतलब ओवरनाइट फेमस पर्सनैलिटी। एक ही रात में इतना फेमस पर्सनैलिटी बन गया कि उसके बाद से उसकी बुक्स और ज्यादा बिकने लग गई, और ज्यादा लोगों ने उसको खरीदना शुरू कर दिया, एंड ही स्टार्टेड गेटिंग मोर रिच और रिच। चलिए, यहाँ तक बात चली उस चैलेंज ने, जहाँ पे उसने रिस्क लिया, डर उसको लग रहा था, वो डर के आगे जीत वाला काम उसने किया, माउंटेन ड्यू पिया, और उसके बाद उसको रिजल्ट भी दिखाई पड़ गया। एंड उस डर को फेस करने के बाद, उस रिस्क को लेने के बाद ही बिकेम मोर सक्सेसफुल। अभी ये कुछ टाइम बीता था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, कि एक दिन फिर किसी का फोन आया, उन्होंने बोला भाई हमें मालूम पड़ा कि आपने वो इस तरह से चैलेंज लिया था, दैट वाज फैंटास्टिक थिंग, लेकिन आपको मैं फिर से कहूंगा कि जो आपने बुक में दिया है वो रियलिटी नहीं है, दैट इज फ्रॉड। बोले क्यों भाई, अब आपको ऐसा क्यों लगता है? तो उन्होंने बोला कि आपने बुक में लिखा है नथिंग डाउन एनीबडी, कोई भी अगर इस बुक को पढ़ता है और आपकी टेक्निक्स को सीखता है तो वो प्रॉपर्टी खरीद सकता है, लेकिन हमें नहीं लगता कि कोई भी इस काम को कर सकता है। आप ऑर्डिनरी इंसान नहीं हो, आपको टेक्निक्स अच्छे से मालूम है, आप स्पेशल हैं, आपको थोड़ी सी नॉलेज है, इसलिए आप इस काम को कर सके, कोई भी इस काम को नहीं कर पाएगा। उन बाकी लोगों ने ऐसे कहना स्टार्ट किया, तो उसको गुस्सा आ गया, उसने बोला कि यार जब मैंने पहले भी चैलेंज मुझे दिया, मैंने वो भी करके दिखा दिया। बोला एक काम करो, आप किसी भी पर्सन को, ऑर्डनरी पर्सन को मेरे साथ छोड़ो, 2-3 दिन वो मेरे साथ रहेगा, और मैं आपको शर्त देता हूँ कि 2-3 दिन के अंदर वो इतने रुपए कमा के आपको दिखा देगा। और अगर आप उसको मेरे साथ 3 महीने तक छोड़ सकते हो, किसी भी पर्सन को मेरे साथ 3 महीने तक छोड़ दो, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 3 महीने के अंदर कम से कम $5,000 उसके बैंक अकाउंट में होंगे, इतने तो वो कमा लेगा। और किसी ऐसे इंसान को छोड़ना जो ब्रोक हो, कर्जे में डूबा हो, जिसके पास कुछ भी ना हो, ऐसे इंसान को मेरे साथ 3 महीने तक छोड़ दो, कम से कम, ये 1981-82 की बात बता रहा हूँ, उस समय $5,000 बहुत होते थे, तो कम से कम $5,000 उसके अकाउंट में वो खुद ही कमा के दिखा देगा, और जिंदगी भर दोबारा कभी वो गरीब नहीं होगा, मैं आपको इस बात की गारंटी दे रहा हूँ, करके देख लीजिए। तो उन्होंने बोला, जो बाकी लोग उसके पीछे वो खड़े हुए थे, बोले कि भाई अगर ऐसा हो सकता है तो आप ही करके दिखाइए इसको। बोले ठीक है, ये वाला चैलेंज भी लेते हैं। ही टुक अनदर चैलेंज, और वो मेयर से बात करके उसने जितनी भी अनएम्प्लॉयमेंट ऑफिस से जो अनएम्प्लॉयड लोग थे उनकी लिस्ट निकलवाई, और उसने उसके पैम्पलेट वगैरह छपा के चारों तरफ डलवा दिए, और अपने हॉल में 300 लोगों के बैठने की जगह उसने करवाई कि जब मैं इतना डलवाऊंगा, और गारंटी दे रहा हूँ
कि भाई अगर कोई मेरे से वो 3 महीने का कोर्स कर ले तो 3 महीने के बाद वो कभी जिंदगी में गरीब नहीं होगा और 3 महीने में कम से कम 5,000 रुपए तो कमा ही लेगा, $5,000 उसके बैंक अकाउंट में होंगे। तो अच्छे खासे लोग तो आने हैं। उसने खूब सारे पैम्पलेट्स डलवाए। जब उसने जो डेट दी थी उसमें, तो उस डेट को सब उसने देखा, तो उसने देखा कि कुल 50 कपल्स वहां पे पहुंचे थे। 50 लोग वहां पे पहुंचे, और सॉरी नॉट कपल्स, 50 लोग वहां पे पहुंचे, और 300 लोगों की बैठने की व्यवस्था उसने करवाई हुई थी। चलो कैसे करके उसको पढ़ाना स्टार्ट किया। पहले सेशन के बीतते बीतते उसमें से आधे लोग गायब हो चुके थे। दूसरे दिन जब क्लास लगी तो उसमें से सिर्फ 3 कपल्स वहां पे रह गए थे, उसके अलावा सारे लोग जा चुके थे। वो 3 कपल्स ऐसे थे जो बर्बाद थे, जिनके पास कुछ करने को था ही नहीं, तो उन्होंने कहा यहीं पे कुछ सीखते रहो। और वो 3 कपल्स 3 महीने तक उसके पास रहे और सीखते रहे। टेक्निकली उसमें हाँ, रिजल्ट क्या निकल के आया। पहला कपल ये था, एक कपल उसमें से ऐसा था जिसने $5,000 कमाए थे। बाकी कपल्स ऐसे थे जिसने 5,000 से बहुत ज्यादा कमाया था। एक ने तो 12,000 तक कमाए थे, और उसके बाद वो कपल्स ऐसे बने जो जिंदगी में कभी दोबारा गरीब हुए नहीं। कि रिपोर्ट जब दोबारा से छपी, ही बिकेम अगेन वेरी मच फेमस, कि ऐसा नहीं है कि उसकी टेक्निक सिर्फ उसी को सफल बना सकती है, अगर उसको सीखा जाए तो कोई भी सफल बन सकता है। जब ये सारे जो चैलेंजेस वगैरह लिए थे और क्या क्या उसने सिखाया, इसके ऊपर बॉब ने सोचा कि चलो एक किताब दोबारा से लिखते हैं, और द चैलेंज करके उसने एक किताब दोबारा से लिखी और उस बुक को पब्लिश किया। ये जो उसकी बुक थी, ये सबसे कम बिकने वाली बुक थी, लेकिन इस बुक ने ही उसको जिंदगी में सबसे ज्यादा दौलत भी दी। वो कैसे बताता हूँ। ये सबसे ज्यादा कम बिकने वाली बुक थी क्योंकि लोगों ने इस बुक को नहीं खरीदा। इस बुक के पीछे पहली बार बॉब ने अपना एड्रेस, अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स और अपने प्रोग्राम के बारे में जानकारी दी थी, क्योंकि बाय मिस्टेक जो 3 महीने का प्रोग्राम उसने करा दिया था, उसने सोचा कि इस प्रोग्राम को मैं रेगुलर बेसिस पे कराऊंगा, और इस प्रोग्राम के बारे में जानकारी दी थी। तो बुक तो ज्यादा नहीं बिकी, लेकिन जहां पे भी लोगों ने उस बुक को देखा, उसका कॉन्टैक्ट नंबर लेकर उसको प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए जरूर आ गए। ये वो बुक थी जो सबसे कम बिकी, लेकिन इस बुक के जरिए उसके प्रोग्राम में इतने लोग ज्वाइन करने आ गए कि तब से वो इतने फेमस हो गए, इतना पैसा कमाना शुरू कर दिया, वर्ल्ड वाइड लोगों को अमीर बनाने के लिए, और मनी कोच के तौर पे उनकी प्रसिद्धि हो गई, एंड ही बिकेम वेरी मच रिच एज वेल। अब आप अगर इस पूरी स्टोरी को देखो, और अभी आपको कहीं पे आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको बॉब के बारे में जानकारी मिल जाएगी, आपको द पर्सन रॉबर्ट एलन के बारे में जानकारी मिल जाएगी। इफ यू जस्ट चेक आउट दीज ऑल द थिंग्स, तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि उसकी लाइफ थ्रू आउट सिर्फ इस बात पे चलती रही कि उसने एवरी टाइम ही वेंट फॉर टेकिंग चैलेंजेस। जहां पे भी रिस्क लेने की जरूरत पड़ी उसने रिस्क लिया। डर उसके अंदर खूब था इन सारी चीजों को लेकर, पर कभी वो पीछे नहीं हटा। और चूंकि वो हर बार रिस्क लेता रहा, हर बार रिस्क लेता रहा, इसलिए वो हर बार सफल होता रहा। आई डू नॉट से कि रिस्क लेना आपको हर बार सफल बनाता है, बट मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि दुनिया में जितने भी बड़े अचीवर्स हुए हैं, उनके अंदर एक कॉमन फिनोमेना जरूर रहा है कि दे वर रिस्क टेकर। उन्होंने लाइफ में रिस्क जरूर लिया, और रिस्क का नेचर ही ये है कि भाई आप सफल हो भी सकते हैं या नहीं भी होंगे। आप जो पाना चाहते हैं वो मिल भी जाएगा या नहीं भी मिलेगा। नहीं मिलेगा तो आप जहां पर थे वहीं पर रहेंगे, लेकिन पाना जो अगर आपको मिल गया तो आप अपनी सिचुएशन से बहुत ऊपर निकल जाएंगे, बहुत आगे निकल जाएंगे। Let me tell you one of the another incident here. Richard Paul was a very famous author, और उन्होंने ना उनकी उनकी दो बेटियां थी, तो उन्होंने अपनी बेटियों के लिए एक स्टोरी लिखी, और उन्होंने सोचा कि मैं ना क्रिसमस पे ये अपनी बेटियों को गिफ्ट करूंगा। उसका नाम था क्रिसमस बॉक्स, उन्होंने रखा उसका नाम। तो उन्होंने क्या करा, उनको बड़ी अच्छी स्टोरी लगी थी, तो व्हाट ही डिड कि उसकी कुछ फोटो कॉपीज निकलवा के, कुछ प्रिंट्स वगैरह निकलवा के, और अपने सारे दोस्तों में उसके प्रिंट्स बांट दिए। जब उन्होंने वो प्रिंट्स बांटे तो लोगों को बड़ी अच्छी लगी कहानी, तो लोगों ने उसकी तारीफ करी, तो उसके दिमाग में आया क्यों ना मैं इसको बुक बना के पब्लिश कर दूं। अब वो कई सारे पब्लिशर्स के पास लेके गए, अपनी स्क्रिप्ट को बहुत सारे पब्लिशर्स के पास लेके गए, लेकिन ज्यादातर लोगों को वो पसंद नहीं आई स्टोरी, ज्यादातर लोगों ने मना कर दिया। तो व्हाट ही डिड, अपना सारा जो पैसा था वो लगा लोगों को, उन्होंने खुद ही वो बुक छपवा ली। अब वो बुक तो छपा ली, लेकिन सेल कैसे हो? सेल तब हो जब वो फेमस बुक हो, या फेमस राइटर ने लिखी हो, या उसके ऊपर रिपोर्टर्स या मीडिया उसके बारे में छाप दे तो फेमस हो सकता है। उसी टाइम उसने देखा, उसको मालूम पड़ा कि कहीं पर एक पब्लिशर्स, जो सॉरी जो ऑथर्स होते हैं, जो फेमस राइटर्स वगैरह होते हैं ना, उनका एक एक शो लगा हुआ था, एक प्रोग्राम लगा हुआ था, जिसमें सारे राइटर्स आते हैं, और जो फेमस फेमस राइटर्स, और मीडिया वहां पे पहुंचती है, उनके उनसे पूछती है भाई आपने कौन सी बुक्स लिखी हुई है, क्या नहीं लिखा हुआ, बताइए क्या नया आप कर रहे हैं। तो ये भी अपनी बुक्स का बॉक्स लेके वहां पे चले गए,
उन्होंने देखा कि जो फेमस राइटर थे, मीडिया उन्हीं के पीछे लगी हुई है, बाकी नए लोगों को तो पूछ ही नहीं रही है वो। तो ये अपने बारे में कहाँ से बताए। और उनके लिए बैठने खाने पीने की सारा इंतजाम रखा हुआ था लोगों ने, जो फेमस राइटर्स थे। अभी देखा कि ये पुराने नए ये वाले राइटर्स गए तो दूसरे राइटर्स का एक ग्रुप आया, उसके पीछे मीडिया भागी, उनकी सीट्स वगैरह वहां पे लगी हुई थी। अब वहां पे जो सीट्स लगी हुई थी, तो मे बी पॉसिबल भी जितनी सीट्स लगी हुई थी वो सारे राइटर वहां पे नहीं आए, एक राइटर रह गया। बाकी सारे राइटर्स बैठे हुए थे, सब मीडिया उनके पीछे लगी हुई थी, उनसे उनके इंटरव्यू ले रही थी। इनके दिमाग में पता नहीं क्या आया, बोले कि ये मौका है, इसका कुछ फायदा उठाना चाहिए। इन्होंने अपना बॉक्स उठाया बुक्स का, और जो सीट खाली थी जाके सीधे वहां पे बैठ गए। जब इन्होंने देखा तो जो शो में जो मैनेजमेंट कर रहे थे लोग, उसमें एक लेडी और थी, उन्होंने देखा कि ये कोई और है, वहां पे सीट पे जाके बैठ गए। तो उन्होंने कहा जाके वही से बात करते हैं, पता करते हैं, उनको हटाते हैं वहां से। जैसे वो लेडी उनके पास पहुंचती है, पॉल के पास, तो पॉल उनकी तरफ देखते हैं उस लेडी की कहने, कुछ भी कहने से पहले पॉल उनकी तरफ देखते हैं, उनसे बोलते हैं, ओ आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा लेट हो गया, पर लाइए बुक दीजिए जल्दी से जिसपे साइन करना है, दिस माय न्यू बुक, आप इसको ले जा सकते हैं। एक कॉपी उसको ही पकड़ा दी। अब लेडी को लगा शायद ये कोई फेमस राइटर है, मैं पहचान नहीं पा रही हूँ, कहीं मुझे हड़का ना दे। तो लेडी ने बोला, अच्छा ठीक है, आप मुझे बताइए अगर आपको कोई कॉफी और चाय वगैरह चाहिए। तो उसने कॉफी मंगाई, आराम से बैठा। वहां पे चूंकि वो उन रिपोर्टर्स की जगह थी जहां पर फेमस रिपोर्टर्स बैठ रहे थे, तो मीडिया उसके पास भी आ गई, उसके बुक के बारे में भी छपा, और जब बुक के बारे में छपा तो दैट आल्सो बिकेम वन ऑफ द बेस्ट सेलर। और उसके ऊपर तो एक टीवी सीरीज भी बना था, क्रिसमस बॉक्स करके, जो एमी अवार्ड तक मिला था उस टीवी सीरीज को। और उस एक बुक की वजह से पॉल बिकेम वेरी मच फेमस। और कहा जाता है समवेयर अराउंड 4.7 मिलियन डॉलर्स में उनकी वो बुक लास्ट में बिकी थी, मूवी के लिए, टीवी सीरीज के लिए। तो $4.7 का आप मतलब समझ सकते हैं, करीब 47 लाख डॉलर। तो दैट वुड बी सम द वेरी ह्यूज अमाउंट। एक छोटी सी किताब ने, एक छोटे से रिस्क ने उनको कहां से कहां पहुंचा दिया। अच्छा, व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस ऑल द स्टोरी, द मोटिव बिहाइंड इज दिस, कि आप जो भी ड्रीम्स रखते हैं, या जो भी टारगेट्स आपके रखते हैं, या जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, उन सब के पीछे की कहानी आप जरूर समझ के चलिएगा कि कहीं ना कहीं उनको अचीव करने के बीच में कुछ ऐसे पड़ाव जरूर आएंगे जहां पे आपको रिस्क लेना पड़ेगा, फॉर श्योर। क्योंकि ये बात दुनिया में हकीकत है कि अगर कुछ बड़ा करना है तो कुछ बड़ा दांव पे भी लगाना पड़ता है। और जिंदगी में जो भी कुछ है, मतलब किसी का इन्वेस्टमेंट फेल हो सकता है, कोई अपने टाइम में बहुत पीछे जा सकता है, टाइम में पीछे जाने से मतलब वो जितना बनाया हुआ वो सब एक खराब हो सकता है, मतलब बहुत सारी सिचुएशन हो सकती हैं। बट वी ऑलवेज हैव टू गो फॉर टेकिंग रिस्क। और रिस्क लेने का पड़ाव वहां पे आएगा ही आएगा, डर आपको लगेगा। और ये डर वो चीज होगी, और डर वो चीज है जिसने ज्यादातर लोगों को ये सारी चीजें जानने के बावजूद भी उनके ड्रीम्स को पूरा नहीं करने दिया। लोग जानते हैं उनके सपने हैं, लोग जानते हैं उनको ड्रीम्स बनाने हैं, लोग जानते हैं गोल्स बनाने हैं, लोग जानते हैं उनके ऊपर काम करना है, पर उनके अंदर जो डर आ जाते हैं वो उनको रोक देते हैं। ये सारी इंसिडेंट और ये सारी रियल स्टोरीज मैं आपको इसलिए सुना रहा था कि बॉस, दुनिया में जितने भी लोग हुए उन्होंने सबने रिस्क लिए। बिना रिस्क लिए कोई भी कुछ नहीं बन पाया। और डर होते हैं, और डर वो चीज है जो आपको हमेशा रोकेगी। आप जब कुछ करने निकलेंगे आपके सामने डर आएंगे, और ये फियर विल ऑलवेज स्टॉप यू। लेकिन व्हाट आर द फियर्स? अब जरा फियर्स के ऊपर बात करें तो आपको समझ में आएगा व्हाट इज फियर। फियर की स्पेलिंग क्या होती है? आप सभी जानते होंगे। फियर, डर की स्पेलिंग क्या होती है? अजय बताएंगे। एफ FEAR। FEAR, फियर। एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है, इसको जरा समझते हैं। फियर से मतलब है FEAR स्पेलिंग, एफ से होता है फेंटिसाइज्ड। फेंटिसाइज्ड का मतलब समझते हैं आप? एनीबॉडी नोस फेंटिसाइज्ड? कोई भी आप में से जानता है फेंटिसाइज्ड का मतलब? नहीं जानते। सर किसी चीज को पाने की इच्छा होती है, फैंटेसी। नहीं, फैंटेसी होती है कल्पनाएं, कोर कल्पनाएं, है ना। फैंटेसी, जैसे आपने कभी हैरी पॉटर का नाम सुना है? हैरी पॉटर की जो कहानी है वो फैंटेसी स्टोरी है, कल्पनाएं हैं, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है, काल्पनिक बिल्कुल। सो फैंटेसाइज मतलब कल्पनात्मक या कल्पना किया गया, ठीक है, जिसकी कल्पना की गई हो। तो एफ से बनता है फैंटेसाइज, ई से बनता है एक्सपीरियंस, ए से बनता है अपीयर, और आर से बनता है रियल। सो फियर को अगर हम डिफाइन करते हैं तो फियर टोटल निकल के आता है फैंटेसाइज्ड एक्सपीरियंस अपियरिंग रियल। ये आपके वो एक्सपीरियंस होते हैं जिनको आप कल्पना करते हैं और आपको हकीकत महसूस हो रहे होते हैं। हकीकत में डर तो कुछ होता ही नहीं है, डर एक फीलिंग होती है आपकी, जिसको आप सिर्फ कल्पना करते हैं किसी भी काम को करने से पहले। आपको मालूम ही नहीं ऐसा होगा या नहीं होगा, सिर्फ आप उसकी कल्पना कर रहे हैं।
तो एग्जैक्टली डर जैसी कोई चीज होती नहीं है, दैट्स ओनली द फीलिंग व्हाट वी गो फॉर कीपिंग इन आवर माइंड। हम अपने माइंड में इसको रखते हैं और कुछ नहीं होता है, वी जस्ट गो फॉर बिलीविंग। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल अपने यहाँ का दूं, तो जब हम डाइस पे लोगों को बुलाते हैं, पब्लिक स्पीकिंग क्लासेस होती हैं लोगों को कॉन्फिडेंट बनाने के लिए, और जब हम पोडियम पे, जब मंच पे लोगों को बुलाते हैं और माइक उनके हाथ में पकड़ाते हैं, तो आने से पहले ही लोगों को डर लग रहा होता है, उनको ऐसा लग रहा होता है जैसे जब वो वहां पर जाएंगे तो ऐसा कुछ होगा कि वो अपनी लाइन भूल जाएंगे और कुछ गलती कर बैठेंगे और फिर लोग उनके ऊपर हंसेंगे और फिर उनका मजाक बन जाएगा, बेइज्जती हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा वैसा। ये सब वो कल्पना कर रहे हैं, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, दे आर जस्ट इमेजिनिंग, ठीक है। और जो फेंटेसाइज्ड एक्सपीरियंस, जो कल्पना वाले जो एक्सपीरियंस को वो रियल समझ रहे हैं कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो डर जैसी कोई चीज होती नहीं है, इट्स सिंपली द फेंटेसाइज्ड एक्सपीरियंस व्हाट यू आर इमेजिनिंग। तो पहली चीज तो आपको इसको समझना चाहिए कि डर जैसी कोई चीज है ही नहीं है दुनिया में, वो तो हम उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हम उसको फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। फिर भी अगर आपके अंदर डर है किसी भी चीज को लेकर, आप कुछ करना चाहते हैं और उस काम को करने में आपको डर लग रहा है या डर लगता है, तो मैं आपको एक टेक्निक बता दे रहा हूँ। आप उस टेक्निक के जरिए उस डर को खत्म कर सकते हैं। सो जस्ट गो फॉर राइटिंग, वो टेक्निक किस तरह से आप इस्तेमाल में लेके आ सकते हैं। सो उसके लिए आपको क्या करना है, जिन कामों को करने से, मैं आपको इंग्लिश में सेंटेंस बताऊंगा, हिंदी में क्योंकि नॉर्मली इंग्लिश में मैं रहता हूँ, चीजें ज्यादा करता हूँ, तो छोटे छोटे सेंटेंस है इंग्लिश में उनको बता दूंगा, हिंदी में जैसे करना चाहे आप उनको कर सकते हैं, ठीक है। सो एक सेंटेंस लिखे जैसे आप, आई एम अफ्रेड टू, एक सेंटेंस लिखे आई एम अफ्रेड टू अफ्रेड मतलब मैं डरा हुआ हूं, आई एम अफ्रेड टू अब इसके बाद ना व्हाट आई एम गोइंग टू टेल, दिस इज फैंटास्टिक एक्टिविटी। अगर आप इसको यूज करते हैं ना तो आप अपने ज्यादा से ज्यादा फियर्स को खत्म कर पाएंगे, और आपको ये भी मालूम पड़ पाएगा कि कौन सी ऐसी चीज है जिसको सोचकर आप अपने आप को रोक रहे हैं। आपको ये पता चल जाएगा कि भाई जो आप काम करना चाहते हैं एक्चुअली वो है क्या हकीकत जो आपको रोक रही है उसको करने से। सो आई एम अफ्रेड टू के बाद आपको वो चीज लिखनी है जिसको करने से आपको डर लगता है। याद रखिएगा, मैं यहाँ पे वो नहीं कह रहा कि किस चीज से आपको डर लगता है, मैं आपको यहाँ पे वो कह रहा हूँ किस काम को करने से डर लगता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको ये नहीं लिखना है आई एम अफ्रेड स्पाइडर, मैं मकड़ी से डरता हूं, नहीं, इस काम को नहीं लिखना है आपको। आपको ये लिख सकते हैं आई एम अफ्रेड टू टच स्पाइडर, मैं स्पाइडर को छूने से डरता हूँ। तो एग्जैक्टली चूंकि हमें सफल होना है तो मुझे चीजों से डर को नहीं देखना, मुझे ये देखना है कि किन कामों से और किन कामों को करने से आपको डर लग रहा है, कौन से काम ऐसे हैं जिनको आप नहीं कर पा रहे हैं और उनको करने में आपको डर लग रहा है। इसलिए एक्टिविटी चाहिए, कोई चीज का नाम नहीं चाहिए हमें। तो आई एम अफ्रेड टू के बाद आपको वो काम लिखने हैं जिन कामों को करने से आपको डर लगता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अफ्रेड टू ड्राइव कार। हाँ बिल्कुल सही बात है, ऐसे करके। मैं और एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लीजिए आपको अपनी सैलरी बढ़वाने के लिए बॉस से बोलना है पर आपको डर लग रहा है, आप कह नहीं पा रहे हैं, तो आई एम अफ्रेड टू आस्क माय बॉस टू रेज माय सैलरी, बन गई एक लाइन, है ना। सर, आई एम अफ्रेड टू speak English in front of everyone. आई एम अफ्रेड टू स्पीक इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, ये बन गया सेंटेंस। किन कामों को करने से आपको डर लगता है ना। आई एम अफ्रेड टू आस्क कैटरीना कैफ टू गो फॉर डेट विद मी, है ना, मतलब ऐसी चीज। हंसने की क्या बात है ना, किसी की होगी फीलिंग ऐसी। आई एम अफ्रेड टू आस्क माय वाइफ टू प्रिपेयर न्यू डिशेस। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे बैठे हैं जिनको नई नई डिशेस खाने को नहीं मिल पा रही है और वो मेरी डिशेस को देख के चलते हैं, हो सकता है उनको डर लगता हो अपने घर पे कहने पे इस बात को, ठीक है। सो आई एम अफ्रेड टू आस्क, आप माइक ग्रीश म्यूट अनम्यूट कर लीजिए। हाँ सर, आई एम अफ्रेड टू टॉक टू गर्ल्स। हाँ, आई एम अफ्रेड टू टॉक टू गर्ल्स। हाँ बिल्कुल, किन कामों को करने से आपको डर लगता है, तो यू कैन गो फॉर मेकिंग लिस्ट ऑफ ऑल दोज एक्टिविटीज। आप सभी इस काम को कर सकते हैं, आई एम अफ्रेड टू, और जिन जिन कामों को करने से आपको डर लगता है आप उनकी सबकी लिस्ट बना सकते हैं। एग्जैक्टली मैं ये चाहूंगा कि अपने अगर ड्रीम्स बनाए हुए हैं या गोल्स बनाए हुए हैं और उन गोल्स को पूरा करने में अगर कुछ ऐसी एक्टिविटीज आ रही हैं जिनको आप नहीं कर पा रहे हैं डर की वजह से, तो उनकी लिस्ट बनाए, वो ज्यादा अच्छा होगा। बाकी दुनिया की चीजें फालतू है तो फालतू चीजों को रहने दीजिए। नाउ ये तो आप जब जैसे आप इस काम को करेंगे तो आपको लिस्ट मालूम पड़ जाएगी एग्जैक्टली वो कौन कौन से काम ऐसे हैं जो मुझे करने चाहिए अपने गोल्स को पूरे करने में, लेकिन डर की वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूँ। एक तो उन कामों की लिस्ट निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपको एक सेंटेंस फिर से बनाना है। वो सेंटेंस है आई वॉन्ट टू
Sir, I want to. 1-2 के बाद एग्जैक्टली मालूम है आपको क्या लिखना है? 1-2 के बाद आपको वही वाली लाइन लिखनी है जो आपने आई एम अफ्रेड टू के बाद लिखी थी। जैसे आपने ग्रीश बोला था आई एम अफ्रेड टू टॉक टू गर्ल्स, तो यहाँ पे आप लिखेंगे आई वांट टू टॉक टू गर्ल्स, मतलब आप अपने अंदर पॉजिटिव फीलिंग देंगे उस चीज को लेकर कि मैं इस काम को करना चाहता हूँ। जैसे किसने बताया था भाई आई एम अफ्रेड टू आस्क माय बॉस टू रेज माय सैलरी, तो इस चीज से डर लग रहा है, अब इसके लिए आप अपने आप को पॉजिटिव फीलिंग देंगे आई वांट टू आस्क माय बॉस टू रेज माय सैलरी। किसको कुछ कहना है? नीरज शायद कुछ कह रहे हैं। यू मे बी गेटिंग माय पॉइंट। जो आपने पहले लिखा था आई अफ्रेड टू, उसको अब आपको पॉजिटिव फीलिंग में कन्वर्ट करना है आई वांट टू। ठीक है, अब इस सेंटेंस को आगे और बढ़ा रहे हैं। आई वांट टू के बाद आप वाला पार्ट लिखेंगे जिसको आप करना चाह रहे हैं, जिससे आपको डर लग Sir, रहा I था। want to drive car. हाँ, अगर आपके अंदर सेंटेंस था आई एम अफ्रेड टू ड्राइव कार, तो आप सेंटेंस बनाएंगे आई वांट टू ड्राइव कार, और इसके बाद आगे और सेंटेंस, पूरा सेंटेंस अब सुन लीजिए और लिख लीजिएगा आई वांट टू, वो आप फिल इन द ब्लैंक्स है जिसको आप फिल करेंगे, जो लाइन आपको लिखनी है उसके आगे आप लिखेंगे एन आई स्केयर माई सेल्फ बाय इमेजिनिंग और इसके बाद फिर आप ही को फिल करना है वो चीज। अब कैसे है मैं पूरा आपको बता देता हूँ, इसको एक बार समझ लेते हैं जरा सा। लेट अस अंडरस्टैंड गाइस। देखो सबसे पहले आपने वो एक्टिविटी बताई, जैसे वो मैं अपने वाला एग्जांपल ले लेता हूँ। आई एम अफ्रेड टू आस्क माय बॉस टू रेज माय सैलरी, मतलब मैं बड़ा मुझे लगता है अपने बॉस से सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर। अब आप इसकी पॉजिटिव फीलिंग अपनी बनाएंगे आई वांट टू आस्क माय बॉस टू रेज माय सैलरी बट आई स्केयर माय सेल्फ बाय इमेजिनिंग दैट माय बॉस विल गेट एंग्री। मैं चाहता तो इसको बट आई स्केयर माई सेल्फ, मैं अपने आप को डराता हूं बाय इमेजिनिंग, इस बात को इमेजिन करके कि मेरा बॉस गुस्सा हो जाएगा। ये चीज क्यों की जा रही है? ये चीज इस चीज के लिए की जा रही है कि आपके सामने वो रियल बात निकल कर तो आए जरा, कि एग्जैक्टली क्या सोचकर आप अपने आप को रोक देते हैं। कई बार तो आपको ये नहीं मालूम होता किस चीज से रोक रहे हैं आप अपने आप को, क्योंकि हम बहुत बार पूछते हैं अपने स्टूडेंट से ये बताओ यार आप क्यों नहीं आ रहे हो, क्यों नहीं आना चाह रहे हो पोडियम पे बोलने के लिए, तो कहते हैं सर पता नहीं बस डर लग रहा है। तो मैं उनसे पूछता हूँ भाई डर किस चीज का, तो कहते हैं पता ही नहीं। तो एग्जैक्टली बहुत बार तो लोगों को पता तक नहीं है कि किस चीज की वजह से वो अपने आप को रोक रहे हैं, बस वो रोक रहे हैं। तो जब आप इस सेंटेंस के आगे की लाइन लिखना स्टार्ट करेंगे ना, आई स्केयर माई सेल्फ बाय इमेजिनिंग, मैं अपने आप को डराता हूं ये सोचकर कि ऐसा कुछ हो जाएगा, तो वो स्टेटमेंट तो निकल कर आए। अगर वो स्टेटमेंट निकल कर आता है तो ठीक है, आपको ये खबर मिल जाएगी कि ये चीज सोचकर आप अपने आप को रोक रहे हैं, और वो स्टेटमेंट निकल कर ही नहीं आता है तो और ज्यादा अच्छा है, आपको मालूम पड़ जाएगा कुछ है ही नहीं है, मैं तो वैसे ही अपने आप को रोके हुआ था आज तक, देयर इज नथिंग व्हिच इज स्टॉपिंग मी, और पता नहीं मैं क्यों अपने आप को रोक रहा हूँ। सो अगेन आई जस्ट ओवर स्पीकिंग, किसने बोला था आई एम अफ्रेड टू ड्राइव कार, मुझे डर लगता है ड्राइव कार करने से। ठीक है भाई, तो अब इसकी पॉजिटिव फीलिंग बनाएंगे, क्या बनाएंगे? आई वांट टू ड्राइव कार बट आई स्केयर माई सेल्फ बाय इमेजिनिंग दैट आई मे हिट समवन, मैं अपने आप को डराता हूं इस बात को सोच के कि मैं किसी को टक्कर मार दूंगा। तो वो चीज क्या है एग्जैक्टली जिसको सोचकर आप अपने आप को डराते हैं और उस काम को करते नहीं है, वो चीज क्या है? उस चीज को आप लेकर आइए। जब आप उस चीज को लेकर आएंगे, just wait guys, somebody is sending something. गिरीश कुमार कह रहे हैं सर प्लीज रिपीट योर फर्स्ट सेंटेंस अगेन, आई एम गोना टेल यू द कंप्लीट लाइन, गौर से सुन लीजिएगा सारी चीजें, सारा प्रोसेस क्या है ये, जस्ट लुक फॉर। फर्स्ट यू विल राइट आई एम अफ्रेड टू, और उसके बाद जिस काम को करने से आपको डर लगता है उस काम को लिखेंगे आप, पहली चीज। दूसरा,
गाइस जस्ट कीप योर माइक म्यूट। दूसरा, आप उसकी एक पॉजिटिव फीलिंग लेकर आएंगे, बोलेंगे आई वांट टू, उसके बाद उसी काम को लिखेंगे जिस काम को करने से आपको डर लग रहा था, और अब हमें यहाँ पे वो फीलिंग पता करनी है जिसकी वजह से आप अपने आप को रोकते हैं। सो आई वांट टू, उस काम को लिखा और उसके आगे लिखेंगे बट आई स्टॉप माई सेल्फ, या बट आई स्केयर माई सेल्फ बाय इमेजिनिंग, और क्या इमेजिन करके आप अपने आप को डरा लेते हो या स्टॉप कर लेते हो, उस लाइन को लिख लीजिए। अब आपको एग्जैक्टली वो चीज पता चल जाएगी कि किस चीज को सोचकर आपको अपने आप को रोक रहे हो। नेक्स्ट, जब वो लाइन आपको पता चल गई तो होता ये है कि उस फीलिंग को जिसको आप इमेजिन कर रहे हैं उसके जस्ट अपोजिट पॉजिटिव फीलिंग को इमेजिन जब आप करेंगे बार बार, तो नेगेटिव फीलिंग खत्म हो जाती है और आपके अंदर उस काम को करने की हिम्मत पैदा हो जाती है। आई गेट यू सम एग्जांपल। अभी टाइम बैक we were somewhere around 7 or 8 friends and we went to Manali. तो हम मनाली गए, तो हम 7-8 लोग थे और मेरा एक फ्रेंड है तो उसके फूफा जी थे, वो भी हमारे साथ आ गए। ही वॉज एजेड एनफ, बाकी सारे लोग तो हम एक जैसे थे, लेकिन वो भी उनके साथ आ गया, वो एजेड थे। मनाली से वी जस्ट प्लान कि हम जाएंगे लेह लद्दाख के लिए। तो जब आप मनाली से लेह और लद्दाख के लिए जब जाते हैं, लेह जाने का जो रास्ता है, उस रास्ते पे ना आपको दुनिया की सबसे ऊंची सड़कें मिलती हैं, मतलब बहुत ऊंचाई पे सड़कें हैं। द वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल वे वहां पे पड़ते हैं। खारदुंगला पास दुनिया की सबसे ऊंची सड़क है जो उस रास्ते में पड़ती है मनाली से आगे। तो जब उन सड़कों पे गाड़ी जैसे ही चलना स्टार्ट हुई हमारी, तो जो हमारे फूफा जी थे उनको डर लगना स्टार्ट हो गया। भाई उनकी उम्र भी ज्यादा थी, वी वर जस्ट थोड़े टाइम पहले की बात है, वी वर 25-30, और जो वो थे वो 45-50 के आसपास के थे, उनको डर लगना स्टार्ट हो गया। उनकी शक्ल से वो डर मालूम पड़ रहा था, उनके फेस से वो डर मालूम पड़ रहा था। सो वी जस्ट स्टार्टेड लुकिंग एट हिम। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कि फूफा क्या बात है भाई, कैसे डर वर लग रहा है आपको? बोले नहीं डर वर तो नहीं लग रहा, मैंने कि आपकी शक्ल से तो मालूम पड़ रहा है कि भाई आपको डर लग रहा है। बोले बात बात बताओ क्या बात है? बोले नहीं कुछ ऐसा नहीं है, बस ऐसी घबराहट हो रही है। तो मैंने एक बात बताओ, ये बताइए आप जाना चाहते हो वहां पे जहाँ पे हम जा रहे हैं? बोले हाँ जाना तो चाहता हूँ। मैंने फिर कैसे घबराहट हो रही है? बोले ऐसा लग रहा है कि कहीं मैं गिर गया तो मेरी वो तेरी बुआ मुझे देख भी नहीं पाएगी वापस। मैंने कहा अच्छा आपको ऐसा डर लग रहा है, तो मैंने कि काम करते हैं थोड़ा सा अपोजिट तरीके से इसको सोचना शुरू करते हैं। तो सोचो आपकी जितनी उम्र है और इस उम्र पे आपको लगता है कि आपके आसपास का कोई भी इंसान वहां तक गया होगा, लेह लद्दाख तक घूम कर आया होगा? बोले कोई नहीं। अभी मैंने जस्ट उनसे बात करना स्टार्ट की, मैंने कहीं बिल्कुल भी नहीं ऐसा। तो मैंने कि काम करो, आंखें बंद करो और आप ये सोचो कि आप जैसे ही वहां पे पहुंचते हो लेह लद्दाख पे, हमारी बुआ जी माला लेकर आपका स्वागत करने के लिए तैयार खड़ी हुई है। अब जैसे उन्होंने आंख बंद करके ऐसे सोचना स्टार्ट किया, थोड़े से चेहरे की एक्सप्रेशंस बदलने लग गए उनके। हुआ क्या कि जो पहले नेगेटिव फील उनके आ रहा था, मैंने उनके दिमाग में कुछ पॉजिटिव फील डालना शुरू किया। और मैंने कहा चलो वहां पे नहीं। बोले कि यार कैसी बात करो, कैसे इमेजिन कर लूं, वहां पे तो होगी नहीं बुआ। तो मैंने वहां पे नहीं होगी तो जब घर पे पहुंचोगे वहां पे तो होंगी, और आप फोटो दिखाओगे अपने हीरो लगे हुए, तो मतलब देख के सारे लोग कुछ नहीं हो जाएंगे। और हमारी बुआ सबको दिखाएंगी कि देखो देखो आपके फूफा जी कहाँ कहाँ पे घूम कर आए हैं, तो कितना नाम होगा। बोले यार बात तो बिल्कुल बढ़िया कर रहा है। तो मैंने कहा कैसा लग रहा है आप? बोले बहुत अच्छा लग रहा है। दैट इज जस्ट वन एग्जाम्पल आई एम गेटिंग यू। ऐसा नहीं कि वहां पे कुछ बहुत बड़ा बदलाव हो गया, लेकिन लाइन को जरा सा सोचते ही, जरा सा मालूम पड़ते ही उनके एक्सप्रेशन चेंज होने लग गए, उनकी फीलिंग चेंज होने लग गई, एंड ही स्टार्टेड एंजॉयिंग दैट मोमेंट वेयर ही वाज वेरी मच स्केयर्ड। द सेम हैपेंस हियर। जैसे आपको मालूम पड़ेगा कि कौन सी ऐसी लाइन है, कौन सी ऐसा स्टेटमेंट है जिसको सोचकर आप अपने आप को डरा रहे हो, तो आप उसके जस्ट अपोजिट पॉजिटिव फीलिंग सोचना शुरू कर दीजिए। आई एम अफ्रेड टू आस्क माई बॉस टू रेज माई सैलरी, पहला स्टेटमेंट। दूसरा है आई वॉन्ट टू आस्क माई बॉस टू रेज माई सैलरी बट आई स्केयर माई सेल्फ बाई इमेजिनिंग दैट माई बॉस विल गेट एंग्री, नेगेटिव फीलिंग। अब इसको पॉजिटिव फीलिंग में कन्वर्ट करते हैं। आई वॉन्ट टू आस्क माई बॉस टू रेज माई सैलरी एंड आई एम हैप्पी दैट माई बॉस विल डेफिनेटली रेज माई सैलरी। ये इसकी पॉजिटिव फीलिंग हो गई। तो जो बार बार आप नेगेटिव फीलिंग्स दिमाग में आ रही थी उसको हटा के अब इस वाले सेंटेंस को अपने आप से बोलना स्टार्ट कर दीजिए अफर्मेशन के तौर पे। धीरे धीरे माइंड में से नेगेटिव फीलिंग निकलना स्टार्ट हो जाएगी और अफर्मेशन आपकी माइंड की प्रोग्रामिंग को चेंज कर देगा और आपके अंदर वो डर खत्म हो जाएगा और आप आराम से वो काम कर सकेंगे जिसको आप करना चाह रहे हैं। तो ये तो छोटे मोटे डरों के लिए बता रहा हूँ। कई बार क्या होता है, कुछ लोगों के अंदर फोबिया होता है। फोबिया समझते हैं? फोबिया एक इंटरनल और साइकोलॉजिकल ऐसी प्रॉब्लम होती है डर की, जिसकी वजह से लोग कुछ भी नहीं कर पाते। किसी को पानी का फोबिया है, किसी को ऊंचाई का फोबिया है, भाई ऊंचाई पे जाते उनको चक्कर आने लग जाते हैं, ऐसा कुछ होता है, कोई पानी के पास नहीं जाता है ना। किसी को भीड़ का फोबिया, ये फोबियाज भी होते हैं। तो कई बार ये फोबिया जो होते हैं ये भी लोगों के लिए प्रॉब्लम बन जाते हैं
ये भी कई लोगों को दिक्कत देना शुरू कर देते हैं कि वो अपने कामों को कर नहीं पाते हैं। सो इफ यू गॉट एनी काइंड ऑफ फोबिया, अगर आपको कोई फोबिया है तो फोबिया के लिए कुछ आपको प्रोफेशनल्स की मदद लेनी पड़ेगी। मैं आपको बताऊंगा, आप इंटरनेट सभी लोग यूज करते हैं, तो एक काम आप कर सकते हैं, इंटरनेट पे 5 मिनट फोबिया क्योर के नाम से आपको थेरेपी मिल जाएगी। बहुत छोटी थेरेपी होती है, 5-10 मिनट लगते हैं उसको, इंटरनेट से आपको वो सीखने को मिल जाएगी और 5 मिनट के अंदर आप अपने किसी भी फोबिया को दूर कर सकते हैं। जो भयंकर जो डर होते हैं ना किसी भी काम को करने के लिए, उन डरों को आप दूर कर सकते हैं। तो दैट इज अमेजिंग। ये बढ़िया टेक्निक है, ये पेड भी हो सकती है और फ्री भी हो सकती है, क्योंकि बहुत पहले स्टार्ट हुई थी, तो मुझे लगता है अब तो फ्री मिल जाएगी आपको। तो 5-10 मिनट की एक्टिविटी होती है, आप इंटरनेट पे सीख जाएंगे और अपने किसी भी डर या किसी भी फोबिया को आप खत्म कर सकते हैं इसके जरिए। तो मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ उसका नाम, इंटरनेट पे आप सर्च करेंगे 5 मिनट्स फोबिया क्योर। 5 मिनट्स फोबिया क्योर, 5 मिनट की एक्टिविटी में आपका सारा डर खत्म कर दिया जाएगा, चाहे कोई भी हो। हाँ, कोई बता रहे हैं, माइक बोल रहे हैं कि डार्कनेस का है, इनको डर का फोबिया, वो अंधेरे का फोबिया है। होता है लोगों के अंदर, तरह तरह की चीजों का फोबिया। सबसे ज्यादा फोबिया होता है लोगों के अंदर किसी से भी बात करने का। पब्लिक स्पीकिंग इज द बिगेस्ट फोबिया, जिसमें लोगों से आपको बात करनी हो, अपनी बात को उनको समझाना हो, इस बात का बड़ा फोबिया होता है लोगों के अंदर। तो व्हाट यू कैन डू, 5 मिनट्स फोबिया क्योर, ये मैं आपको जो बता रहा हूँ, इसको आप सर्च आउट कर सकते हैं इंटरनेट पे, और इंटरनेट पे सर्च आउट करने के बाद आप उसको अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं। 5 मिनट के अंदर आप अपने फोबिया को धीरे धीरे खत्म कर देंगे। सो हियर व्हाट ऑल अबाउट व्हाट आई वांटेड टू शेयर टुडे, इट वाज ऑल अबाउट टेकिंग रिस्क इन द लाइफ। यू वुड डेफिनेटली गो फॉर गेटिंग फियर, पर फियर को दूर करने के लिए भी आपके पास तरीका है। तो सबसे पहले तो ये कि आप अगर कोई भी गोल अचीव करने वाले हैं, तो ये पक्का समझ के चलिएगा कि आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा। रिस्क जो नहीं ले रहे हैं, ये समझ लीजिए कि वो अपनी लाइफ को और बड़े रिस्क में डाल रहे हैं, जिंदगी में सफल नहीं हो पाएंगे। दूसरी चीज, तीसरी चीज ये कि जब भी आप रिस्क लेंगे, तो रिस्क को आपको इस बात को मान के चलना पड़ेगा, एक्सेप्ट करके चलना पड़ेगा कि आप सफल भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ये उसका नेचर है, ठीक है। अगली चीज ये कि अगर आप उस रिस्क को लेने से डर रहे हैं, उस काम को करने से डर रहे हैं, तो कई बार हम एग्जैक्टली हमें पता ही नहीं होता कि वो कौन सी फीलिंग आ रही है हमारे माइंड में जिसको हम करने से डर रहे हैं। तो सबसे पहले उस फीलिंग को पता करिए, जो स्टेटमेंट या सेंटेंस मैंने आपको बताया उसके जरिए। फिर उसके जस्ट अपोजिट एक पॉजिटिव फीलिंग बनाइए और उसको अफर्मेशन के तौर पे बार बार बोलना शुरू करिए। मैंने अफर्मेशन विजुअलाइजेशन के आपको बहुत सारे आइडियाज दे दिए हैं कि कैसे किए जाते हैं। तो उनको अफर्म करिए, विजुअलाइज करिए, तो धीरे धीरे वो डर आपके अंदर से खत्म हो जाएगा और आपके माइंड की नई प्रोग्रामिंग हो जाएगी। लेकिन अगर कोई डर फोबिया के तौर पे आपकी लाइफ में काम कर रहा है, तो फोबियाज हैवी चीज होती हैं, पैरालाइज तक कर देती हैं लोगों को। एंड आई जस्ट टेल, मेरे ख्याल से थोड़ा सा टाइम रह गया बस फिनिश होने को, तो मैं एक स्टोरी शेयर करने की कोशिश करता हूँ। अगर वो हो जाए तो, नहीं हो जाए तो बाद में कभी करेंगे। फिर से मैटर लाइक एक स्टोरी है। रात को और सर्दी के टाइम पे एक भाई साहब अपनी गाड़ी को दौड़ाते हुए जा रहे थे और कार को दौड़ाते हुए जा रहे थे। भयंकर सर्दी हो रही थी एंड वी जस्ट थिंकिंग लाइक, यार कहीं पे अगर मुझे रात बिताने का मौका नहीं मिला तो फॉर श्योर कुछ गड़बड़ हो जाएगा मेरे साथ। अब वो जिस भी होटल के पास जाके रुकते, वहां पे जाके पूछते, तो मालूम पड़ता भैया कोई भी रुकने की जगह है ही नहीं है यहाँ पर, सारे होटल्स, सारे रूम्स बुकड हैं। बहुत सारे होटल्स में उन्होंने इस तरह से बात करी, सारे रूम्स उनको बुक मालूम पड़े। एक जगह पे जब पहुंचे और उनको लगा कि आगे कोई होटल नहीं मिलने वाला, और उस होटल के रिसेप्शन पे मौजूद पर्सन ने भी कह दिया भाई सारे रूम्स बुक हैं। तो उन्होंने बोला यार एक काम करो, आपके कहीं पर भी कुछ भी जगह हो मुझे आप दे दीजिए, बिकॉज मुझे मालूम है रात मैंने बाहर बिताई तो मेरी मेरी जान चली जाएगी। तो जब उसने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट किया, तो जो रिसेप्शन पे जो मौजूद था उसने कहा भाई ऐसा है कि रूम तो नहीं है, हाँ हमारे स्टोर रूम में कुछ काम चल रहा था अभी, वहाँ पे थोड़ी बहुत जगह हो तो वहाँ पे जाके आप लेट सकते हैं, रुक सकते हैं, वरना रूम वगैरह हमारे पास है। तो पर्सन वाज दैट मच डेस्परेट, उसने कहा ठीक है मैं स्टोर रूम में जाके रुक लूंगा। अब वो स्टोर रूम में क्या, वहाँ पे चारों तरफ अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा। और था क्या कि उसके अंदर थोड़ा सा छोटी जगहों, कई लोगों के अंदर होता है कि घुटन वाली जगहों पे जाके उनके अंदर फोबिया होता है कि भाई पता नहीं क्या होगा और कहीं मेरी सांस ना रुक जाए, कहीं मेरी दम ना रुक जाए, ऐसा कुछ। तो उसके अंदर भी कुछ इस तरह का फोबिया था। और हुआ क्या कि जब वो अंदर गया तो थोड़ी देर तो लेटा, थोड़ी देर बाद उसको महसूस हुआ कि यह बड़ी छोटी सी जगह है और यहाँ पे तो सांस घुट के भी मेरी दम जो निकल सकती है। अब ये फोबिया जो था उसके माइंड में, वो उसको बार बार एक्सपीरियंस करवा रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है, आपकी जान जा सकती है, आपकी जान जा सकती है। अब धीरे धीरे उसको ऐसा महसूस होने लग गया कि सच में यार यहाँ पे तो हवा ही नहीं आ रही है, बिल्कुल भी मैं सांस ही नहीं ले पा रहा हूँ। और धीरे धीरे कंडीशन ऐसी होने लग गई कि उसको ऐसा लगा कि अगर कोई मुझे खिड़की विड़की नहीं मिली और मैंने अगर सांस लेने की कोशिश नहीं करी और मुझे हवा बाहर से ताजा नहीं मिली, तो 100% मेरी जान चली जाएगी। देन अंधेरे में ही स्टार्टेड फम्बलिंग ऑल द थिंग्स, ही स्टार्टेड ग्रोपिंग फॉर विंडो। और बड़ी
देर में उसको एक कहीं से विंडो पेन दिखाई पड़ा, जो खिड़की का शीशा होता है, दिखाई नहीं पड़ा, मतलब हाथ से उसने टटोला उसको। अब उसने देखा कि वो जो खिड़की का शीशा था वो बंद था। अब उसको फिर अंदर से लग रहा कि यार ये खुला नहीं तो मेरी जान चली जाएगी, इसका खुलना बहुत जरूरी है। उसने बड़ी कोशिश करी, नहीं खुल पाया, तो उसने उठाया, वहां पे कुछ पड़ा हुआ था और खिड़की के उस शीशे को उसने मारा। जैसे वो खिड़की का शीशा टूटा तब उसको रिलीफ फील हुआ और उसके बाद वो बड़े आराम से रात में सो गया। जब सुबह उसकी आंख उठी तो उसने देखा और देखकर वो बड़े अचरज में आ गया कि जो खिड़की का शीशा उसने तोड़ा था, जैसे कि रिसेप्शन में मौजूद पर्सन ने बताया था कि उनके स्टोर रूम में काम चल रहा था, तो उसने देखा कि उस खिड़की के शीशे के पीछे एक पूरी की पूरी दीवार खड़ी थी। वास्तव में वो खिड़की थी नहीं वहां पे नई दीवार लगा दी गई थी, कोई हवा नहीं आई थी, कुछ नहीं हुआ था। वो सिर्फ इमेजिन जो कर रहा था वही था। एक बार उसको लग रहा था उसके डर की वजह से कि शायद हवा नहीं आई तो वो दम घुट के मर जाएगा, और जैसे वो उसने खिड़की तोड़ी तो अंदर एक फील आया कि भाई हवा आ गई है और अब वो आराम से सो सकता है। वो सो भी गया, हवा तो थी नहीं वहां पर। So exactly, fears are simply those experiences जिनको हम रियल के तौर पे फील करते हैं, होते तो है नहीं है fear दुनिया। So guys, just I told you something about the fears. Rest of the things I will go for sharing with you tomorrow. By the time I would say कि आपके अगर लाइफ में गोल्स को कन्वर्ट तो पूरा करने में अगर कोई fears आ रहे हैं तो उनकी लिस्ट बनाइए and just make the opposite positive list of all those things। और उन अपोजिट पॉजिटिव लिस्ट को बनाने के बाद उनको अफर्म करना स्टार्ट करिए ताकि आपके डर आपको कभी रोक ना सके। Have a very great time. We'll see you in the class of English. Thank you so much. Bye bye. See ya.